Hello everyone and welcome to Brilliant Brains. In today's video lecture I am going to explain you chapter number 1 class 10 history the rise of nationalism in Europe means यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। इससे पहले के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन कंट्रीज कैसा था उस टाइम पे, क्या वो कंट्री थी? नो, दे वर डिवाइडेड इन डिफरेंट kingdoms and small patches. Those were followed different ethnic culture group and everything, religion, everything. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास की एरिस्टोक्रेसी क्या होती है और न्यू मिडिल क्लास का एमर सोसाइटी के अंदर क्या होता है। आगे प्रोसीड करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑफ ब्रिलियंट ब्रेन्स काइंडली लाइक सब्सक्राइब and share the channel and press the bell icon also so that you can get notifications for the new videos. Thank you. आइए आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जो समाज का एक संपन्न वर्ग होता है, स्टेटस से बिलोंग करने वाला, रिच होता है, पावर होल्डिंग होता है, वो एरिस्टोक्रेट्स कहलाते हैं, योग्य या संपन्न जो व्यक्ति होते हैं। और न्यू मिडिल क्लास उभर कर सामने आती है। कैसे उभर कर सामने आती है? हमने देखा कि सोसाइटी किसके अंदर, जो मिड 18th सेंचुरी थी वो डिवाइडेड थी किसके अंदर, कि या तो उनके ऊपर मोनार्की सिस्टम रूल कर रहा था या फिर वो थ्री जो स्टेट्स थे, जो बड़े स्टेट्स थे पूरे यूरोप के अंदर, उनके अंदर वो छोटे छोटे किंगडम्स के रूप में उनके ऊपर रूल किया जा रहा था। ठीक है, अब क्या होता है कि एरिस्टोक्रेसी के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने देखा कि संपन्न वर्ग से बिलोंग करने वाले लोग हैं और डोमिनेंट क्लास, पूरे यूरोप के अंदर अपना एक प्रभुत्व स्वामित्व रखने वाला सेक्शन था ये सोसाइटी का। और स्मॉल ग्रुप, लेकिन आदमी बहुत ज्यादा नहीं थे, स्ट्रेंथ नंबरिंग में अगर काउंट करें तो कम ही थे, लेकिन हैविंग मच पावर इन द सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। अब कॉमन वे ऑफ लाइफ, और जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे, स्मॉल ग्रुप था, हालांकि कम लोग थे, लेकिन सबका वे ऑफ लिविंग एक जैसा था, स्टैंडर्डाइज लाइफ, लग्जरियस लाइफ स्पेंड करते थे वो सभी। ऑन स्टेट्स इन कंट्री साइड, जहां उनके गांव वाले एरिया के अंदर अपने खुद की जमींदारी होती थी, स्टेट होते थे, दे वर द पार्ट ऑफ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम आपने देखा ना, बड़ी जमींदारी जागीरदारी जो होती थी वो, तो दे वर द पार्ट ऑफ दैट थिंग। ऑन स्टेट्स इन कंट्री साइड, गाँव में भी इनके बड़े बड़े अपने स्टेट होते थे, प्लस टाउनशिप होती थी, मीन्स शहरों में भी अपने कोठी बंगले ऐसे ही रखते थे कि दिल चाहा वहां रहे जाके, दिल चाहा गांव में रहे आके। स्पोक फ्रेंच द पोलिश लैंग्वेज, और मेनली किस लैंग्वेज को फॉलो करते थे? फ्रेंच लैंग्वेज ये बोलते थे मेनली, क्योंकि इसको एक पोलिश एटिकेटेड सिविलाइज्ड लैंग्वेज माना जाता था, तो ये इस लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग थे। फैमिलीज टाई ऑफ मैरिजेस, मान लो कि ये यूरोप, आप पूरा यूरोप का इसको लेके चलते हैं मैप, एज ए मैप लेके चलते हैं, तो पूरे यूरोप के अंदर ये फैले हुए थे। ठीक है, एरिस्टोक्रेट्स पूरे यूरोप के अंदर थे और इनके आपस में फैमिली रिलेशंस थे, मींस फैमिली रिलेशन किस तरीके से इन्होंने एस्टेब्लिश की हुई थी? शादियों के द्वारा, कि स्टेटस टू स्टेटस ही ये मैरिज करना पसंद करते थे। मेजोरिटी पीजेंट्री, लेकिन इनके अंडर जितने एरिया में ये फैले हुए थे, पूरे यूरोप के अंदर जो मेजोरिटी वाला सेक्शन था, पॉपुलेशन थी, वो क्या थे? पीजेंट्स थे, किसान थे, टीनेंट्स थे या फिर लेबरर्स थे। इनकी मेजोरिटी ज्यादा थी और इनकी कम थी। बेशक इट वॉज अ स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप था ये, बट हैविंग द डोमिनेंस ओवर द होल सोसाइटी, पूरी सोसाइटी के अंदर इनका अपना एक वी कैन से रुतबा था, अपनी पावर बना के इन्होंने रखी हुई थी। अब आगे क्या कहता है कि इन द वेस्ट पार्ट अगर लेके चलते हैं तो ये अगर हम ये यूरोप लेते हैं तो दिस इज द वेस्ट, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज द सेंट्रल एरिया। पूरे यूरोप को सिर्फ इसी डिवीजन में लिया गया है, वेस्ट, ईस्ट एंड सेंटर। ठीक है, तो वेस्ट के अंदर क्या कहता है? बल्क लैंड वाज फार्म्ड बाय टीनेंट्स और स्मॉल ओनर्स। इधर वाला जो एरिया था, एरिस्टोक्रेसी यहाँ भी थी, लेकिन इस एरिया को किसके द्वारा फार्मिंग किया जाता था? बल्क मीन्स बहुत ज्यादा एरिया, ज्यादा तादाद में। टीनेंट्स कौन होते हैं? जो छोटे छोटे किसान होते हैं, बड़े जमींदारों से, जागीरदारों से भूमि को, लैंड को लीज पर लेकर उस पे काम करते हैं, या उनके जमीन पे किसी और क्राइटेरिया के थ्रू काम करते हैं, वो टीनेंट्स कहलाते हैं। और स्मॉल ओनर्स या छोटे छोटे अपने खेतों के मालिक थे, वो एरिया यहाँ पर वेस्ट पार्ट में ज्यादा था, इंक्लूडिंग ब्रिटेन, स्पेन, ऑल दीज थिंग्स। अब ये क्या कहता है कि सेंट्रल एंड ईस्टर्न, सेंट्रल ये एरिया एंड ईस्टर्न दिस एरिया, लैंड होल्डिंग करेक्टराइज्ड
वास्ट स्टेट्स कल्टिवेटेड बाय सर्फ। यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स होते थे जो इन एरिस्टोक्रेट्स के अंदर होते थे, इन नोबल व्यक्तियों के अंदर होते थे। और यहाँ पर किसके द्वारा काम किया जाता था? सर्फडम के बारे में आपको कई बार बता चुकी हूँ। दास्तां मीन जो मजदूर होते थे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वाला जो सिस्टम होता था, उन मजदूरों के थ्रू यहाँ पर खेती कराई जाती थी। वेस्टर्न में क्या थे? टीनेट्स थे, लीज पे लेके काम करते थे, प्लस स्मॉल ओनर्स थे, पीजेंट्री वाले। और यहाँ पर इनका खुद का अपना होल्ड होता था और सर्फडम के द्वारा ये यहाँ पर खेती करवाते थे। अब क्या होता है कि 19th सेंचुरी आ जाती है, ऐसे ऐसे होते होते 17th का जो डिकेड है जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है 1789 एंड ऑल दिस, अब 18th वाला डिकेड आ जाता है, मींस 19th सेंचुरी आ जाती है। 19th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के अंदर कुछ चेंजमेंट आते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिगिनिंग होती है, मींस छोटे छोटे इंजन बना लिए जाते हैं, स्टीम इंजन इन्वेंट होता है लास्ट में जाके, और उद्योगों वाला चलन सामने आता है, फैक्ट्री सेटअप वाला सीन सामने आता है। सबसे पहले कहां पर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन? ब्रिटेन के अंदर आता है। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मींस अगर सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की बात करें तो 18 यहाँ तक, ये हाफ हो गई सेंचुरी, इसके बाद तक जब 18 हुआ तो हाफ के अंदर ब्रिटेन के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर ब्रिटेन में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, ठीक है। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी जो कि सेंट्रल एरिया के अंदर आते हैं, हमारे यूरोप के अंदर ये कंट्रीज आज के टाइम आती हैं, तो हम यहाँ सेंट्रल की बार बार बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल एरियाज के अंदर फ्रांस एंड जर्मनी में 19th सेंचुरी के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो सोसाइटी के अंदर एक नया ग्रुप एमर्ज होकर सामने आता है, दैट इज वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इसी को मिडिल क्लास भी बोला गया। हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा था कि रेवोल्यूशन का मेन रीजन यही मिडिल क्लास जो कि पावरफुल हो गई थी, और रिवोल्यूशन का मेन रीजन बनकर सामने आती है, जो फिलोसफर्स के टच में आती है, यही मिडिल क्लास है जो वो यहाँ पे बात हो रही है। वर्किंग क्लास पॉपुलेशन आती है जिसको मिडिल क्लास भी बोला जाता है। इस पॉपुलेशन के अंदर कौन कौन शामिल थे? इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति, बिजनेसमैन, व्यापारी और प्रोफेशनल्स जो कि व्यवसाय करने वाले थे, मीन्स इनके काम को इधर उधर करना या बीच में मीडिएटर का काम करना, इस तरह के लोगों का एक सेक्शन उभर कर सामने आता है जो कि प्रोस्पेरस भी होता है, नॉलेजेबल भी होता है और अवेयर भी होता है। तो क्या होता है, इन्हीं सेक्शन से क्या क्वेश्चन उभर कर सामने आता है? द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी। हम क्यों पढ़ रहे हैं ये डिवीजन ऑफ द सोसाइटी? ये जानने के लिए कि यूरोप के अंदर ये आइडिया फिर फैला कैसे, किस तरीके से, क्या रीजन रहे। तो नया सेक्शन उभर कर सामने आता है। यहाँ डोमिनेटिंग था, कोई केयर नहीं थी आम पब्लिक की। नया सेक्शन उभर कर सामने आता है तो आइडिया भी लेकर आता है नेशनल यूनिटी फॉलोइंग अबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन्ड पॉपुलैरिटी। कौन सा आइडिया पॉपुलैरिटी गेन करता है कि अबोलिशन किया जाए किसका? एरिस्टोक्रेसी का, या जो इनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं बाय बर्थ, लाइक नोबिलिटी और क्लेरिटी, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स था फ्रांस के अंदर, ऐसे ही पूरे यूरोप के अंदर भी चलन था। तो उनको क्या किया जाए? एबोलिश किया जाए, खत्म किया जाए। और ये आइडिया ही धीरे धीरे आगे चलकर क्या करता है? पॉपुलैरिटी गेन करता है। तो यहाँ सेंट्रल, जब यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है सेंटर में, फ्रांस और जर्मनी वाले एरिया में, कब आता है? इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी। वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ था? इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मीन्स लास्ट में स्टार्ट हो गया था। सबसे पहले कहाँ आया था? ब्रिटेन के अंदर। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे निकलते हैं। एरिस्टोक्रेसी के ऊपर, मिडिल क्लास के इमरजेंस के ऊपर भी क्वेश्चन उभर कर सामने आता है। आई होप कि आप इजीली अब इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ द मिडिल क्लास एमर्ज इन द यूरोपियन सोसाइटी इन 18th सेंचुरी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन रेज होता है। उसके बाद क्या होता है? लिबर्टी, लिबरल एक आइडिया उभर कर सामने आता है। ये मिडिल क्लास लोग आगे उसको लिबर्टी के आइडिया को लेकर आते हैं। उस लिबर्टी के बेस पर अलग अलग इकोनॉमिक लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर और नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ थी उसमें किस तरीके से उसको लिया जा रहा था, उसको एजम्पशन की जा रही थी उस आइडिया की, ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग एंड काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।